हेलो दोस्तों, मैं हरीश मटपाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का लास्ट का चैप्टर है जिसका टाइटल है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं चाइना और पाक, उनकी जो इकोनॉमी है उसको कंपेयर करेंगे भारत की इकोनॉमी के साथ। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है कि बताओ किसी भी देश को अगर प्रोग्रेस करना है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन से स्टेप उस देश को लेने चाहिए। या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि कोई देश अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, तो कौन कौन से तरीके हैं जो उस देश को फॉलो करने चाहिए। तो आंसर में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले, अगर कोई भी देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो क्या करे, कोई ना कोई ग्रुप जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, G8, G20, ब्रिक्स हैं, इन ग्रुप को ज्वाइन करे या फिर वो ग्रुप बनाए। दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, एक देश अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड होता है। और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें ओपन इकोनॉमी होती है, किसी भी देश से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और किसी भी देश को हम सामान बेच रहे हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। और उस देश को, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके डेवलपमेंट को एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरीके से उसके पड़ोसी देशों ने डेवलपमेंट किया है। दूसरा, अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है और अपनी खुद वीकनेस है उनको इवेल्युएट करना चाहिए और पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कि बताइए कि ये जो रीजनल और इकोनॉमिक जो ग्रुपिंग बनी है, ये क्यों बनी है। तो सेम आंसर ज़्यादातर लगभग जो है, जो पहले क्वेश्चन में आपने आंसर दिया था वही आंसर लिखना है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। जो भी इकोनॉमिक ग्रुप बने हैं, जैसे सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, ये जो भी ब्रिक्स बने हुए हैं, इनको इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो। तो जो भी इसके मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सब लोग मिलजुल के काम करें। और ये ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनका जो एम है वो ये होता है कि जो भी इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज, उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो और स्ट्रेंथन हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमें डिस्क्राइब करना है द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रास्ते सिलेक्ट किए और किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में जो भी डेवलपमेंट हुआ है और जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार की है, उनमें सिमिलरिटीज क्या है, उनमें समानता क्या है। पहला, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 1947 में और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में आई 1949 में। दूसरा सिमिलरिटीज क्या है, तीनों देशों ने अपनी जो जर्नी है डेवलपमेंट की वो एक ही समय में स्टार्ट की। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951-56 में स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने भी अपना जो प्लान है वो 1956 में स्टार्ट किया। चाइना ने भी अपने योजनाएं 1953 से स्टार्ट कर दी। उसके बाद तीनों देशों ने इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसको अडॉप्ट किया, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाई गई, 5 ईयर प्लान बनाए गए। इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया, अपनी जो पॉलिसी है उसे चेंज किया। पाकिस्तान ने भी 1988 में रिफॉर्म शुरू किए और चाइना ने भी 1978 में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है, जो अपनी पॉलिसीज हैं वो चेंज की ताकि फास्ट डेवलपमेंट हो।
चौथा, इंडिया और पाकिस्तान ने तो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। चाइना ने सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें जितने भी रिसोर्सेस हैं चाइना की गवर्नमेंट ने उसे अपने पास रखा। इंडिया और पाकिस्तान ने तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था और चाइना ने सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। उसके बाद पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंसी दी गई। तीनों देशों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंसी पब्लिक सेक्टर को दी। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। और सोशल डेवलपमेंट पे तीनों देशों ने काफ़ी पैसा खर्च किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर। 1980 तक तीनों देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिमिलर था। जो ग्रोथ रेट है हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था लगभग तीनों देशों का सेम था, और पर कैपिटा इनकम भी तीनों देशों का 1980 तक सेम था। तीनों देशों ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो बहुत फास्ट। और तीनों देशों में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ, बट चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो ज़्यादा तेजी से हुआ कंपेरेटिवली टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमें बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया और पाकिस्तान, अब हमें इसमें जो इस क्वेश्चन में केवल हमें इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है, उनके जो तरीके रहे हैं डेवलपमेंट के, उनको डिस्कस करना है। दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया और दोनों देशों ने टैरिफ जो प्रोडक्शंस है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को बढ़ाया ताकि डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उनकी डिमांड देश के अंदर इंक्रीज हो। और टैरिफ प्रोडक्शंस दिया तो अपने देश की डोमेस्टिक कंपनी को बाहर की कंपनियों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जिसे हम कहते हैं टैरिफ प्रोडक्शंस। बात करेंगे तीसरा पॉइंट, 50 तक 1960 और 50 तक इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने कुछ नए नियम बनाए, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को फॉलो किया। जिन चीज़ों को हम विदेशों से परचेज करते थे उनके सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में बनाना। और इंपोर्ट पे काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए कि अगर डोमेस्टिक कंट्री के लोग बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो उन पे टैक्स ज़्यादा लगाया गया। कोटा तय किया गया, कोटा मतलब कितना एक साल में परचेसिंग कर सकते हैं बाहर से, और अगर कोई भी बाहर से परचेज कर रहा है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन एज ए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से एग्रीकल्चरल सेक्टर में दोनों देशों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ गेहूं, चावल, सब्जियों का। 1970 तक कुछ इंडस्ट्री सेटअप की गई जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, फैक्ट्रियों के लिए जिनसे प्रोडक्शन होता है। और 70 और 80 तक आते आते जो है दोनों देशों ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज की। फिर इन्होंने डी नेशनलाइजेशन किया कि जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं उन्हें थोड़ा कम किया और प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया। 8वां पॉइंट है, पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी सपोर्ट लिया, फाइनेंशियल, मतलब कि पाकिस्तान ने विदेशों से उधार लिया। और बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन विदेशों में एज ए वर्कर गए थे, तो वहाँ से भी उन्होंने पैसा कमा के देश में भेजा, जिससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिला। तो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट में, सऊदी, दुबई, कतर, यहाँ पे जॉब करने जाते हैं, फिर वहाँ से पैसा कमा के अपनी फैमिली को भेजते हैं, तो वो इंडिया फॉरेन करेंसी इंडिया को मिला। इंडिया ने जो रिफॉर्म शुरू किए, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म सुधार, वो 1991 में शुरू किए और पाकिस्तान ने 1988 में रिफॉर्म शुरू किए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, बताइए कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ है वो स्लो क्यों हुआ, और बताइए कि पाकिस्तान में जो गरीबी है वो बनी हुई क्यों थी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके जो रीजन है वो ये है स्लो ग्रोथ के और गरीबी के पाकिस्तान में, तो उसके रीजन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
पहला रीजन ये था कि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और एग्रीकल्चर सेक्टर एक अनसर्टेन है। कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर अच्छा मानसून है, और कभी जो है पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक रीजन रहा कि जिससे पाकिस्तान में जो ग्रोथ है वो स्लो हुआ और गरीबी बनी रही। दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज से, जिसकी वजह से अब उसको बहुत परेशानी हो रही थी लोन को रीपेमेंट करने में, उधार चुकाने में पाकिस्तान को दिक्कत हो रहा था। तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कोई भी सरकार स्टेबल नहीं थी, आए दिन वहाँ पे बार बार गवर्नमेंट चेंज होती थी। तो ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ क्यों रहा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बताइए चाइना में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत तेजी से क्यों हुआ, वो वेरियस फैक्टर्स डिस्कस कीजिए जिससे चाइना में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, और चाइना में जो ग्रोथ है वो रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं चाइना में तेजी से डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बहुत सारे कारण हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कारण को, एक एक रीजन जो है। पहला ये था कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उन पे जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का था। तो 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी आई, जो चाइना ने सोशलिज्म को फॉलो किया, जिसमें जितने भी सारे सेक्टर्स होते थे इकोनॉमी में और जितने भी फर्में होती थी और जो भी जमीन है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहते थे। तो बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेनियन चलाया गया चाइना में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेनियन जो है 1958 में लॉन्च किया गया था, जिसमें चाइना की गवर्नमेंट ने जो लोग शहरों में रहते थे तो उनको कहा कि वो ज़्यादातर इंडस्ट्री ओपन करें शहरों में और अपना खुद का काम स्टार्ट करें, और गांव में रहने वाले लोगों को कहा गया कि वो मिलकर खेती करें ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में। दूसरा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 66 और 76 के बीच जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, टीचर, डॉक्टर, उनको काम करने के लिए और कुछ सीखने के लिए गांव भेजा गया। जो कंट्री साइड, जो बॉर्डर के किनारे पे जो गांव होते हैं बॉर्डर पे, वहां भेजा गया। चौथा, चाइना की सरकार ने जो रिफॉर्म किए वो स्टेप बाय स्टेप फेज 1, फेज 2 इस तरीके से जो है फेज बनाकर रिफॉर्म को किया। जैसे इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है चाइना में 1978 में स्टार्ट हुआ। चाइना ने कुछ फेसेस को इंट्रोड्यूस किया। पहले फेज में जो रिफॉर्म है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे ध्यान दिया गया। बाद वाले फेज में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उन पे ध्यान दिया गया। उसके बाद पांचवा है ड्यूल प्राइस पॉलिसी, दोहरी कीमत नीति। ड्यूल प्राइस पॉलिसी में जो किसान हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो जब भी कोई चीज़ खरीदते थे या कुछ बेचते थे तो जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो इसमें क्या होता था ड्यूल प्राइस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कुछ चीज़ों के जो रेट हैं वो तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, जो सेलर्स हैं, और कुछ चीज़ों के रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट उनके प्राइस को फिक्स करेगी और उसी फिक्स प्राइस पे सभी जो प्रोड्यूसर हैं वो सब जो है उसी रेट पे चीज़ों को खरीदेंगे और बेचेंगे। छठा पॉइंट SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो सेटअप किए गए, कुछ पर्टिकुलर एरिया को काफ़ी डेवलप किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश आए। सातवां पॉइंट है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, SOE, जैसे भारत में कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें गवर्नमेंट चलाएगी। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें भी परमिशन दिया गया कि वो कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तो ये सब चीज़ें इसलिए की गई ताकि कंपटीशन फेस हो और
चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सेक्टर गवर्नमेंट के पास थे उनको बहुत अच्छा डेवलप किया ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन कर सके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या आप इस बात से सहमत हो कि चाइना में जो तेजी से डेवलपमेंट हुआ है वो 1978 के रिफॉर्म से ही स्टार्ट हुआ है। तो यस, हम इस बात से, इस स्टेटमेंट से सहमत हैं कि चाइना में तेजी से जो ग्रोथ है वो 1978 के रिफॉर्म से ही स्टार्ट हुआ है। पहले फेज में रिफॉर्म के 1978 के रिफॉर्म के पहले फेज में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उन पे ध्यान दिया गया। और ये जो रिफॉर्म है इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी जो दी बाद में, फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी। तो जो भी रिफॉर्म चाइना में स्टार्ट हुए उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोसेस का जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या फीचर्स थे उसमें देखते हैं हम लोग एक करके। इस रिफॉर्म के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, कोऑपरेटिव, उनको भी अलाउ किया गया कि वो जो है गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यूल प्राइस पॉलिसी को फॉलो किया गया। कुछ चीज़ों के प्राइस प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा और कुछ चीज़ों के प्राइस चाइना की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो। और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट रन कर रही है उनको बहुत अच्छा डेवलप किया गया ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन कर सकें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइए चाइना में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए तो उन रिफॉर्म को समझाइए, उन सुधार को समझाइए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म है चाइना में, उसमें हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला तो गांव में जो किसान हैं उनके खेतों को छोटे छोटे प्लॉट में बांटा गया और फिर ये सारे प्लॉट जो है किसानों को दिया गया खेती करने के लिए। किसानों को कहा गया कि वो टैक्स देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो अपने पास रख सकते हैं। और कम्यून फार्मिंग को इनकरेज किया गया जिसमें सभी से कहा गया कि वो मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, मिलकर खेती करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइए 1958 में चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा समझाइए। बच्चों, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है 1958 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो मोटिव था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाना। इसमें ज़्यादातर जो ध्यान दिया गया वो देश में ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री को सेटअप करने पे दिया गया। लोगों को कहा गया था कि वो अपने घर के एक आंगन में, घर के कोने पे कोई ना कोई मशीन लगाएं और अपनी इंडस्ट्री को ओपन करें। गांव में भी लोगों को कहा गया कि वो फार्मिंग मिलजुल कर करें, कलेक्टिव फार्मिंग करें। इस प्रकार यह अभियान जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान है ये सफल नहीं हो सका। ये अभियान जो है जिसमें लोगों को अपील किया गया था। बताइए कि जीएलएफ जो कैंपेन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन है, बट उसमें क्या क्या समस्याएं आई और ये सफल क्यों नहीं हो पाया। एक बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा अकाल चाइना में आया जिसमें 30 मिलियन लोग मारे गए। और चाइना और रसिया के बीच में भी विवाद शुरू हो गया था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। रसिया ने अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, अपने टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको वापस बुला लिया था जिसकी वजह से चाइना में इनकी शॉर्टेज हो गई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की कि बताइए जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशंस है वो क्या है जो चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था फास्ट डेवलपमेंट के लिए। बच्चों, जब रसिया ने अपने जो प्रोफेशनल्स हैं वो वापस बुला लिए जो उसने पहले भेजे थे ताकि चाइना में तेजी से डेवलपमेंट हो। 1965 में जो माओ है उसने एक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, उनको काम करने के लिए गांव भेजा गया। कंट्री साइड, बॉर्डर पे जो गांव है वहां भेजा गया
क्योंकि उनकी शॉर्टेज हो गई थी जब रसिया ने अपने प्रोफेशनल्स वापस बुला लिए थे। यह जो क्रांति है 1976 में खत्म हो गई थी जब माओ मरा, तो ये क्रांति भी खत्म हो गई थी। यह रेवोल्यूशन जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इस क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी। इस प्रकार ये जो क्रांति है, ये जो पॉलिसी है, ये फेल हो गया था। इसका जो मेन जो मोटिव था, मेन जो अचीवमेंट था, उसमें ये फेल हो गया था। बहुत सारे लोग को मार दिया गया था। माओ ने बहुत सारे लोग मार दिए थे जो उसको फॉलो नहीं करते थे। इसका जो एम था वो था उन लोगों को खत्म करना जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जो लोग थे उनको मरवाना इसका मेन उद्देश्य था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बताइए चाइना में जो ड्यूल प्राइजिंग पॉलिसी को लाया गया उसके बारे में समझाइए कि ये ड्यूल प्राइस पॉलिसी चाइना में क्या थी। प्राइस जो होते हैं, किसी भी चीज के प्राइस दो तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्रीकल्चरल आइटम, इंडस्ट्रियल गुड्स 50% गवर्नमेंट के जो मतलब ये जो चीजें हैं इनमें 50% जो है गवर्नमेंट के जो प्राइस हैं उन पे खरीदा और बेचा जाएगा। बाकी जो है चीजें मार्केट प्राइस पे खरीदी और बेची जा सकती थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की कि बताइए एसओई, चाइना में जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसमें जो एसओई लॉन्च किया गया वो एसओई है क्या, समझाइए। प्राइवेट सेक्टर में जो फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्हें भी अलाउ किया गया कि वो कुछ गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकते थे। इस स्टेज में जो एसओई है उन्हें बहुत बढ़िया बनाया गया, बहुत अच्छा डेवलप किया ताकि वो कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के साथ फेस कर सके। चाइना में एसओई ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लगभग जो चाइना का जीडीपी है उसका 30%, 100 में 30 जो है एसओई का कंट्रीब्यूशन था। और ये बहुत ज़्यादा था, अगर हम इसको कंपेयर करें और देशों के इकोनॉमी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा था। बट जो रिफॉर्म है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो एसओई है उसमें इनएफिशिएंसी देखी गई, काम डिले होता था और एसओई जो सेक्टर गवर्नमेंट रन करती थी वो लॉस में चल रहे थे। बाद में ये जो एम है इसको चेंज कर दिया गया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव किया चाइना ने भी। बताइए एसईजेड के बारे में डिस्कस कीजिए। चाइना में जो रिफॉर्म प्रोसेस के समय इंट्रोड्यूस किया गया एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि बाहर की कंपनियाँ वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। तो अलग अलग देशों से कंपनियाँ आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ सारी फैसिलिटीज और पूरा डेवलप हो। तो चाइना ने यही काम किया, कुछ पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। तो एसईजेड बॉर्डर पे जो गांव होते थे या शहर होते थे वहाँ पे ज़्यादातर एरिया को फैसिलिटीज और डेवलप किया गया। गवर्नमेंट ने जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री एसईजेड एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर कोई जो है इंडस्ट्री खोलता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उन्हें टैक्स में डिस्काउंट दिया गया और कभी कभी तो उनको टैक्स फ्री कर दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे ताकि बाहर की कंपनियां अट्रैक्ट हों और मल्टीनेशनल कंपनियां देश में आएं। एसईजेड के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था एफडीआई को बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि व्यापार और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंटरनेशनल जो है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन करें। और चौथा ऑब्जेक्टिव था देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। पांचवा ऑब्जेक्टिव एसईजेड का वो ये था कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और बिजनेस को सेटअप किया जाए, इसलिए एसईजेड लाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है उसके फीचर्स बताने हैं, उसकी विशेषता बतानी है। एक तो इसमें टैक्स में डिस्काउंट और टैक्स फ्री दिया गया और जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सब इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल बनाई गई। और जो भी इसमें नियम बनाए गए लेबर के लिए
या जो भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोसेस के लिए जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए उन्हें फ्लेक्सिबल रखा गया कि उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट और चेंज किया जा सके। और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनको रिलैक्स दिया गया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम किए गए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बताइए चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म्स, वन चाइल्ड पॉलिसी क्या है, इसके बारे में समझाइए। बच्चों, जब चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की, वन चाइल्ड पॉलिसी, ताकि पॉपुलेशन देश के अंदर कंट्रोल हो, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो केवल एक ही बच्चा पैदा करें। जिससे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट लोगों ने फॉलो किया बात को, गवर्नमेंट की बात को जो है माना। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ दशकों के बाद, 10-20 साल के बाद वहां पे बूढ़े लोग जो है उनकी संख्या ज्यादा हो गई, और जो यंग थे, क्योंकि माता पिता 2 और बच्चा 1, तो यंग 1 है और घर में बुजुर्ग 2 हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो इसलिए, और इससे वहां की जो गवर्नमेंट है उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी समस्याएं आई। इसलिए फिर बाद में इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी में इसको ले आए। बताइए 1978 में चाइना ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया वो क्या था और वो क्यों किया। जो जिसके रीजन हम पढ़ेंगे एक एक करके। एक तो चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो रहा था, इसलिए चाइना ने अपने जो है पॉलिसी को चेंज किया और 78 में रिफॉर्म लाई। और मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, और वहाँ पे जो विजन था, जो माओ लोग थे उनका विजन था वो डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम खुद जो है हर चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, और बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट करते थे। और काफ़ी रिफॉर्म के बावजूद भी पर कैपिटल जो आउटपुट है या प्रोडक्शंस है वो 1958 तक ही जो है सेम था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। बताइए चाइना को रिफॉर्म से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या फायदा हुआ। तो एजुकेशनल सेक्टर को डेवलप करने से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट करने से, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शंस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये बेनिफिट हुआ। बताइए बहुत सारे इंडिकेटर्स बताइए जो ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जिससे पता चलता है कि देश में खुशहाली है और वहाँ के लोग जो है बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो कुछ है उसके। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिस देश में लोग जितने ज़्यादा साल तक जिएंगे, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे HDI अधिक होगा, प्रॉस्पेरिटी अधिक होगी। गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी उतना उस देश में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी। तीसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल तक के बच्चे जो मर जाते हैं उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जितना ये रेट कम होगा उतना उस देश में खुशहाली ज़्यादा होगी। ह्यूमन कैपिटल, जितना किसी देश के पास नॉलेज वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना उस देश में खुशहाली ज़्यादा होगी। और बहुत सारे एरिया में जो है अगर हम बात करें तो चाइना का HDI इंडिया और पाकिस्तान से बेटर है। चाइना की जो रैंक है वर्ल्ड में वो 81 है, उसी प्रकार से इंडिया की रैंक 128 है और पाकिस्तान की जो HDI में जो रैंक है वो 136 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बताइए लिबर्टी इंडिकेटर को डिफाइन कीजिए और कुछ लिबर्टी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल बताइए कि ये होता क्या है। बच्चों, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, विच इज कंसर्न विद द फ्रीडम इंजॉयड। लोगों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम होगा सोशल मामले में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मामले में, तो इसका जो अर्थ है लिबर्टी इंडिकेटर का वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना। तो उसके कुछ इंडिकेटर देखते हैं हम लोग। एक तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें लोग पार्टिसिपेट करें, नियम बनने चाहिए, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें किसी भी गवर्नमेंट की कोई दखलबाजी नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत, पाकिस्तान और चाइना का जो GDP ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा कंपेयर कीजिए आपस में, तीनों के ग्रोथ रेट को। तो अगर हम कंपेयर करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले तीनों देशों का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम था।
इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी, चाइना का भी। बट सुधार के बाद अगर हम देखें तो चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को पीछे कर दिया। चाइना में 10% हर साल 10% के रेट से जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया गया लगातार। और इंडिया और पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो जीडीपी का जो रेट है वो 6 और 8% के बीच में रहा। हर साल दोनों देश केवल 6 और 8% ही प्रोडक्शंस को बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और तीनों देशों में ही जो है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम ही रहा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रक्चर है ग्रोथ, उसको जो है कंपेयर कीजिए। तीनों देशों ने अपने जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया, चेंज किया। और प्राइमरी सेक्टर से लोग निकलकर और सेक्टरों की तरफ मूव हुए और प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स है उसमें भी कमी आई। चाइना ने तो ज़्यादातर लोग जो है सेकंड प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आए, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में थर्ड सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर से निकल के थर्ड सेक्टर की तरफ आए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। बताइए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में जो लोग वर्क फोर्स जो एंगेज है उस एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर कीजिए। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां ये पता लगाना कि कितना वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में एंगेज है। तो इसको समझा जा सकता है कुछ फिगर से। भारत में 60%, पाकिस्तान में 49% और चाइना में 54% जो लोग हैं वर्कफोर्स वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया में 16%, पाकिस्तान में 18% और बात करेंगे चाइना की तो 27% जो ज़्यादा है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तीसरा, इंडिया में 24%, पाकिस्तान में 33% और चाइना में 19% वर्कफोर्स जो है टेरेसरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में एंगेज है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा है, फिर इंडिया में ज़्यादा है और सबसे कम जो है चाइना में लोग टेरेसरी सेक्टर में काम करते हैं। इन फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना जो है, सॉरी, पाकिस्तान और चाइना आगे है इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के उसमें देखा जाए तो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी में और भी सेक्टर में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। हमें बताना है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है पूरा, जिसमें पॉपुलेशन सब कुछ आता है, उसे समझाना है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम बताएंगे कि तीनों देशों में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको समझाएंगे। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जबकि इंडिया की पाकिस्तान से ज़्यादा है। ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद इंडिया और फिर चाइना। तो चाइना ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है पॉपुलेशन ग्रोथ को। जो लोग रहते हैं खुला खुला, वो चाइना में ज़्यादा खुला खुला लोग रहते हैं और आपस में जो मकान बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और मेल फीमेल का जो रेशियो है वो चाइना में अच्छा है, पाकिस्तान और इंडिया में कम है। फर्टिलिटी रेट जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पैदा होने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड प्लेस इंडिया का है और थर्ड। ओवरऑल जो चाइना की रैंक है वो अच्छी इंडिकेटर्स हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में फर्स्ट रैंक है। और अगर देखा जाए तो शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या चाइना में ज़्यादा है और इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। बताइए इंडिया और पाकिस्तान की जो सक्सेस की स्टोरी है उसमें समझाइए कि कॉमन कॉमन क्या था। दोनों देशों ने अपने जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया। सेल्फ सफिशिएंसी, फूड प्रोडक्शंस में सेल्फ सफिशिएंसी दोनों देशों में आई। पहले खाने पीने की चीज़ों के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, वो डिपेंडेंसी खत्म हुई दोनों देशों की। और ड्यूलिस्टिक नेचर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिक्सअप दोनों ने फॉलो किया। और गरीबी जो थी, गरीब लोगों की संख्या दोनों देशों में धीरे धीरे कम होती गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। बताइए दोनों देश जो है कौन कौन सी चीज़ों में फेलियर रहे। फेलियर की अगर हम बात करें तो चाइना के कंपेरेटिवली इंडिया और पाकिस्तान का जो
ग्रोथ रेट है वो स्लो रहा। और एसडीआई रैंकिंग में भी चाइना की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा ऊपर थी और दोनों देशों की परफॉर्मेंस कम थी। और फिस्कल मैनेजमेंट भी, गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था वो दोनों जगह सही नहीं था चाइना के कंपेरेटिवली। और दोनों देशों में पॉलिटिकल सर्वाइवल, आए दिन इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा थी, जहां आए दिन गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। बताइए कौन सी चीज़ों में इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। अगर हम देखें तो स्किल्ड मेन पावर इंडिया के पास ज़्यादा अच्छा है, और एजुकेशन पे जो खर्चा है वो इंडिया ज़्यादा करता है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंडिया में पाकिस्तान के कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी हैं। बताइए कौन सी चीज़ों में पाकिस्तान इंडिया से बेटर है। तो अगर हम देखें पाकिस्तान, तो अर्बनाइजेशन, शहरों में रहने वाले लोग पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, और गरीबी रेखा से जो रहने वाले लोग हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कम है कंपेरेटिवली। और साफ पानी पीने के लिए पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा अच्छा मिलता है इंडिया के कंपेरेटिवली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। बताइए कौन सी चीज़ों में चाइना इंडिया से बेटर है। चाइना जो है, जो उसका मतलब जो सफल रहा है वो ज़्यादा रिफॉर्म में ज़्यादा बेटर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो चाइना की कंडीशन ज़्यादा बेटर है, और एक्सपोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना की कंडीशन इंडिया से बेटर है। ऐसी जेड पॉलिसी ने भी सिद्ध कर दिया था कि एफडीआई जो सबसे ज़्यादा है चाइना में ही था, क्योंकि उसने पर्टिकुलर कुछ एरियाओं को फॉरेन ट्रेड के लिए प्रमोट किया था।